हर आम आदमी अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा और नौकरी को लेकर चिंतित है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को ही देश की उन्नति का मूल माना जाता है। इसी को आधार बनाकर अधिकतर देश अपनी नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। भारत इस ओर क्या प्रयासरत है? वह भारत के लिए मुक्त शिक्षा तथा रोजगार न होने की दशा पर बेरोजगारी भत्ते जैसे लोक कल्याणकारी कदमों की अहमियत कितनी है या होनी चाहिए को समझने का आज प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बताया गया, जिसका उद्देश्य है जनहितैषी कदमों पर जोर देना। जनहितकारी कार्यों के लिए सरकार कटिबद्ध है, लेकिन अभी तक इन बातों को पुरजोर तरीके से लागू करने के बजाय केवल फॉर्मेलिटी मात्र ही हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकारों का काम सिर्फ दिखावा मात्र से चलता आ रहा है, या यूं कहें सरकारें जनहित के नाम पर जनता को ठग रही हैं। सिर्फ खाना पूर्ति वाले कामों और प्रतिबद्धता के कामों में अंतर होता है, जिसे आम जनता भी समझती है। शायद इसीलिए बॉलीवुड का एक गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन क्या जानने मात्र से चीज़ें सही हो जाएंगी? भारत की जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, शायद तब जाकर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का प्रबंध हो सके। दुनिया के अधिकतर देशों में मूलभूत ज़रूरतों को मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई देश ऐसे भी हैं जहां शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है, यानी वहां पर लोगों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाती है और यह ज़रूरी भी है। अगर हम यानी सरकार अपनी जनता से अपेक्षा रखती है कि वह देश के लिए कुछ अच्छा करे, तो सरकारों को भी उन्हें गुणवान बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। मुख्य रूप से देखें तो एशियाई देशों से यूरोपीय देश ऐसे मामलों में आगे हैं, यानी वो हमसे आगे हैं, इसलिए वो विकसित हैं। हम पिछले 4 दशक से सिर्फ विकसित होने के अंतिम मुहाने पर खड़े हैं और 4 दशक से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि हम विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, फिर भी विकसित नहीं हो पा रहे हैं। मुफ्त शिक्षा के मामले में यूरोप के फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क व ग्रीस जैसे देश अव्वल हैं, तो वहीं अफ्रीका के मोरक्को, मिस्र, केन्या एवं दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे जैसे देश भी लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही मध्य अमेरिका में पनामा व एशिया के मलेशिया में भी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को तो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को पूरी शिक्षा मुफ्त मिलती है और कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी वो पढ़ाई कर सकता है। यहाँ प्राइवेट या सरकारी कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार की फीस लोगों से नहीं लेते हैं, यानी पढ़ने वाले छात्रों से नहीं लेते हैं। यही नहीं, खास बात यह भी है कि यह सुविधा केवल फिनलैंड के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से आकर पढ़ने वालों के लिए भी यहाँ पर शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। यूरोपीय देश मुफ्त शिक्षा में ही नहीं, बेरोजगारी भत्ता देने में भी अव्वल हैं, क्योंकि वो बेरोजगारी भत्ता को बोझ नहीं समझते। वो बेरोजगारी भत्ता को लेकर बेरोजगार युवकों को हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं। इनमें सबसे पहला नाम डेनमार्क आता है। डेनमार्क में अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो सरकार 2 साल तक उसे तनख्वाह देती है। वहीं यूरोप के स्वीडन एवं यूनाइटेड किंगडम के यानी यूके के भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यूके में नौकरी जाने पर सरकार 6 महीने तक उस व्यक्ति को भत्ता देती है। इसके अलावा यूएसए यानी अमेरिका में भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है, जिससे कि उनका मानसिक संतुलन बरकरार रहे और वो तैयारी या फिर रोजगार के ओर अग्रसर हों। इटली में भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से 90,000 रुपये प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता है।
यहाँ देश में 12.9% लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। फ्रांस में बेरोज़गारी भत्ता 50,000 रुपये, तो जर्मनी में बेरोज़गारी भत्ता 30,000 रुपये, जापान में बेरोज़गारी भत्ता 15,000 रुपये। यहाँ तो भत्ता मेंटली चैलेंज से अस्वस्थ लोगों को भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी देख रेख कर सकें। कुछ देशों का मानना है कि बेरोज़गारी भत्ता देना गलत है, जिनमें से स्विट्ज़रलैंड। यहाँ एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसके मुताबिक हर बेरोज़गार को साल के $30,000 बेसिक इनकम के रूप में दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के हिसाब से हर बेरोज़गार को बिना किसी शर्त हर महीने करीब 1.65 लाख रुपए मिलते। स्विस सरकार ने इस बाबत वहाँ एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें से करीब 78% लोगों ने इस मुफ्त की सैलरी लेने से इनकार कर दिया। जनमत संग्रह हुआ है जहाँ पर सरकार लोगों के बीच में अपना प्रस्ताव रखती है कि उसमें से आम जनता क्या सोचती है, उसको कैसे देखती है। भारत के जैसे बिल्कुल नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लेकर देश भर में लागू करने की योजना बना रही थी। इस योजना के लागू होने के बाद बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2 से 2,500 रुपये तक की निश्चित रकम मिलनी थी। इस स्कीम का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था। इनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 गांवों में 5 साल तक के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया भी गया, लेकिन प्रोजेक्ट असफल हो गया। 6 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। भूपेश सरकार ने 2,500 रुपये देने के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी। लाखों युवकों ने आवेदन किया। इनमें से 40,000 युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मंजूरी मिल भी गई। भारत में बेरोजगारों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि बेरोजगारी भत्ता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व सोशल सिक्योरिटी के रूप में आता है, क्योंकि भारत वेलफेयर स्टेट है। इस संबंध में जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार व समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DR साहू से बात की तो कुछ मतों में भेद के अलावा मत एक ही था। सरकार के साथ आम आदमी को भी ऐसे कदमों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। भत्ता लेने के लिए सिर्फ बेरोजगार बने रहना व राशन लेने के लिए सिर्फ गरीब बने रहना या ना उसके लिए उचित है ना देश के लिए। इससे देश का बोझ बढ़ता है। लेकिन अगर ईमानदारी से अनुपालन होगा तो ये बेरोजगारी भत्ता यानी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देश के लिए वरदान भी साबित होंगी। आइए सुनते हैं प्रोफेसर के मतों को। और क्वेश्चन था वो प्राइमरी एजुकेशन को ना लेकर, यानी कि टोटल जो एजुकेशन टोटल एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के लिए कितनी हितकारी है, कितना ज़रूरी है। देखिए, विभिन्न विकसित देशों की यदि आप देखेंगे और बहुत सारे भारत की विश्व की सभी देखोगे तो उसमें स्कूल शिक्षा तक एक इसकी प्रोविज़न तो है, लेकिन जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात आती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे भारत अन्य राज्यों से बहुत कम पैसे से शिक्षा दे रही उच्च शिक्षा, जो कि आप विकसित देशों में आप जाएंगे स्कूल शिक्षा के बाद उन लोगों को कुछ दिन नौकरी करना पड़ता है, उसके बाद नौकरी से पैसा सेव करते हैं और उस पैसे के बाद वो पढ़ाई करते हैं और वो एक रुचिपूर्ण पढ़ाई के रूप में होता है, जिसकी इच्छा है वही पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन खास करके। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हम यदि मजबूती ढांचा स्कूल शिक्षा तक दे दें गुणवत्ता के साथ, अब उसके बाद हमारी जो रोज़गार में, नौकरी में या एक तकनीकी जो कॉम्पिटेंस है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस उनको दे दें, उस तरह की शिक्षा बनाया जाए जो अपने आप उनको रोज़गार देगा। उसके बाद कुछ और लोग होंगे जो उच्च शिक्षा में जाएंगे और उच्च शिक्षा की जो प्रोविजन है अभी फ़िलहाल जिसको हम कह रहे हैं फ्री एजुकेशन, हम देख सकते हैं एक तरह से बहुत सारे कल्याणकारी सरकार की कार्यक्रम में हमने देखा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
हमारी बहुत सारे ओबीसी के बच्चों को बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारे फीस, बहुत सारे इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में उच्च शिक्षा के लिए भी शिक्षा को वंचित ना किया जाए और उनको बढ़ाने के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए फ्री ना करके, बल्कि उनको स्कॉलरशिप के रूप में, उनको इंसेंटिव्स के रूप में, फेलोशिप के रूप में, इस तरह के प्रोविजन से जीरो फीस भी कर दिया गया है। इस तरह की प्रोविजन है जिसमें विश्वविद्यालय भी आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी आते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये कि ये तो प्रोविजंस के साथ साथ गुणवत्ता की यदि बात करें तो उसमें हम देखते हैं गुणवत्ता की बहुत सारे कमियां हैं। और उसमें हम एक विश्वविद्यालय व्यवस्था में आते हैं, उसमें हम प्रोविजंस के साथ हम देख रहे हैं जो उनकी तरफ से जो रुचि है और उसको एक पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के और उनकी जो अटेंडेंस है वो सुनिश्चित करने की बात करें तो अभी भी समय है कि सरकार को उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा और यदि सेकेंडरी स्कूल को देखेंगे उसमें एक किसी के ऊपर दोष आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात है कि समाज और राज्य जो है दोनों की ज़रूरत है और उसमें एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए बार बार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करता हूँ। किसी राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसकी नज़ीर भी है, इसके एविडेंस भी है। उसके आधार पे हम कहते हैं कि इसको केवल सरकारी एक कैंपेन की तरह, सरकारी एक कार्य की तरह ना माना जाए। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर फोकस दें, क्योंकि पढ़ाई यदि मजबूत हो जाए, गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा मिल जाए, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनकी अपने आप वो आ गया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा रोकने क्वेश्चन कि जो शिक्षा है क्या ये फॉर्मेलिटीज़ के उसमें बलि चढ़ रही है, केवल फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं शिक्षा व्यवस्था? देखिए, मैं तो जहाँ तक देखता हूँ बहुत अच्छे संस्थाओं में, आपने भी जानते होंगे कि बहुत सारे अच्छे संस्थाओं में बच्चों को 4-5 नौकरी मिलता है और उसमें एक चूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसी संस्थाओं के बीच से पास करते हैं जो वो लाइबिलिटी हो जाते हैं और कहीं पे किसी प्रतियोगिता में आ भी नहीं पाते। तो इसकी मतलब है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से, हमारी शिक्षा संस्थान की तरफ से, शिक्षा संस्कृति के तरफ से कहीं ना कहीं हमारी इनपुट नहीं मिल पा रहा है। यदि इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा? जैसे कि आप कहेंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में खाली परीक्षाएं होगी और सर्टिफिकेट बांटा जाएगा, तो फिर वो बच्चे कहाँ नौकरी में जाएंगे? तो फिर सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम हो गया। जैसे कि अब देखेंगे आज हमारे विश्वविद्यालय में जो PhD प्रोग्राम से, आज ही मैंने कुछ लोगों को प्रवेश देखा, इग्नू के बच्चे पढ़ के, इग्नू में MA करके, JRF नेट निकाल के PhD एंट्रेंस में और लोगों से टक्कर दे के अब आए। तो इसकी मतलब क्या है? कॉरेस्पोंडेंस कोर्स में पढ़ा, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे इसलिए पढ़ा, फिर इसके बावजूद भी इसकी मतलब उनकी गुणवत्ता अपनी व्यक्तिगत प्रयास से वो कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत प्रयास में तो वो तो एक एक्सेप्शन है, व्यतिक्रम, उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन हम समाज की यदि समाजशास्त्री होने के नाते हम सामान्यतर बात करना चाहेंगे। सामान्यतः क्या हो रहा है उसमें शिक्षा की बहुत, जो शिक्षा हो, इवन स्वास्थ्य की सेवाएं हो, सरकार बहुत पहल कर रहा है। लेकिन हमारी इतनी आबादी है, हमारी इतनी समस्याएं हैं, हमारी इतनी आवश्यकताएं हैं, उसको सरकार को पूरा कर ही नहीं सकता है। बल्कि सरकार के साथ साथ हमारी गैर सरकारी संगठन, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और समुदाय जब तक साथ में नहीं काम करेंगे, सरकार इस तरह के कार्यक्रम में हर समय सफल है। क्या भारत में बेरोजगारी भत्ता जरूरी है कि नहीं, और जरूरी है तो कितना जरूरी है ये देश के लिए हितकारी? देखिए, पहले तो बात है कि यदि हम देखें समय समय पर सरकार जैसे आते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इस बारे में बात करते हैं, लेकिन बात करने के बाद उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है उस अनुपातिक नहीं होता है। उसके पीछे कई कारण हैं। कारण यही है कि हमारी जो रोज़गार की जो कार्यक्रम है, ये केवल रोज़गार सरकारी रोज़गार नहीं होना चाहिए। रोज़गार की मतलब कोई अपना इंडस्ट्री के माध्यम से, कोई निजी क्षेत्र के आधार से, कोई सेवा क्षेत्र से आधार से, किसी भी तरीके के रोज़गार को रोज़गार माना जा सकता है। बात यहाँ तक आती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकारी रोज़गार चाहिए। तो सरकारी रोज़गार के जो पोस्ट है, जो भी पदे हैं, उस पदों के हिसाब से हमारी आबादी को जब देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार भी ये चाहते हैं कि इतनी तरह तरह की रोज़गार की अवसर बना दिया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे वो सरकारी हो, जिसमें भी वो लोग करें। लेकिन
इसके लिए वादे करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको यदि आप नहीं कर पा रहे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये यदि योग्य है और उसकी सरकार कल्याणकारी सरकार राज्य की जो एक होता है एक प्रतिबद्धता, उसमें ये होना भी चाहिए कि हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। कभी कभी हमने देखा कुछ सरकार लोकप्रिय तरीके से कभी कभी यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ चार्ज करते देते हैं, कुछ 500 रुपया दे देते हैं, जैसे कि आपने अखिलेश जी के समय में एक बार हुआ था। और लेकिन देखा गया कि भाई वो 500 रुपया जो दिया गया वो उसको रिचार्ज कर दिए फ़ोन पे। तो ये तो बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं, ये तो एक तरह से टोकनिज्म है। टोकन, थोड़ी सी टोकन दे दिया, वोट ले लिया। हाँ, लेकिन इसमें वोट ले जो भी है, लोगों को जो युवाओं को थोड़ा सा अपने पास में, मेरा ये कहना है कि जो भी कार्य करे सस्टेनेबल हो, जो कि कुछ दिन मतलब चले, निरंतर चले। बस युवाएँ कितनी बेरोजगार हैं और मेरे हिसाब से मेरी जो इतनी आकलन है, मेरी अनुमान है, वो बोझ बन जाएगा सरकार की, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत युवाओं का देश है और बहुत सारे युवाएं जो आज की तारीख में बेरोजगार है, और उसको यदि हम वास्तविकता की चित्र रखें तो हमको लगता नहीं कि सरकार इसको कर्तव्य के रूप में मान के अपना कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक बोझ होगा। या तो कुछ ऐसा करे बेरोजगार संपन्न परिवार फिर वही आए, फिर APL की तरफ, बिलो BPL की तरफ आए, तो उसकी एक रास्ता बनाया जा सकता है। उसके लिए एक संवाद की, एक बहस की जरूरत है, एक सुचिंतित विचारों की जरूरत है। इसीलिए हम एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है, उसमें बहुत सारे डेटाबेस की जरूरत है। इसको लेके फिर इसके ऊपर सुचिंतित मत दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह से हम तो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि हम घोषणा कर दें या बोल दें। नहीं सर, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल बात है, जो चर्चा का विषय है, जिसकी मूल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार। इसको एक बहस के रूप में देख के इसके ऊपर समाधान की तरफ जाने की प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक विकसित देश की तरफ, एक सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको भी एक तैयार किया जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत सारे देशों में पहले ज़माने में हम LGBT की बात नहीं करते थे, पहले ज़माने में बहुत सारे राइट्स की बात नहीं करते थे, ट्रांसजेंडर की नहीं बात करते थे, अब उनके राइट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से समाज को, सरकार को इस तरह की युवाओं की भत्ता के बारे में एक बहस और एक सुचिंतित मत और एक्सपर्ट्स की स्टडीज़, बहुत सारे अध्ययनों की ज़रूरत है, जिससे एक आंकड़ों के आधार पर ये सरकार को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रूप में इनको देखते हुए इसकी एक वाइट पेपर प्रस्तुत किया जाए, जिसके आधार पे इसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उन्नयन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हों पूर्णतः शिक्षित हों। शिक्षित व्यक्ति ही अपने घर, परिवार, समाज और साथ ही साथ राष्ट्र के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये सच है। भारत को हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं। जो भी कल्याणकारी राज्य हैं, उन कल्याणकारी राज्यों की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को जनता के हित के लिए निभाना भी पड़ता है। ऐसे ही भारत में जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो मानते हैं कि कम से कम 2 बिंदु ऐसे हैं, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुक्त होना चाहिए। जैसे हम एजुकेशन का एक क्षेत्र ले लें, शिक्षा का एक क्षेत्र ले लें, या हम चिकित्सा का क्षेत्र ले लें। फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल, ये 2 ऐसे बिंदु हैं जहां पर हर एक कल्याणकारी राज्य को सोचना पड़ेगा। और हमें देखें कि पूरे देश दुनिया में बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज ने इन 2 बिंदुओं के ऊपर, इन 2 क्षेत्रों के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। और उसका जो परिणाम आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे हैं जो शिक्षा के रूप में अपने आप को बहुत उन्नत किए हुए हैं, उच्च स्थान पर हैं। एजुकेशन और हेल्थ दोनों फ्री होने चाहिए, बट अपने यहाँ पे जो दोनों का व्यवसायीकरण हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो किससे जिम्मेदार ठहराया जाए? असली जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके 2 पहलू हम मान सकते हैं। जब से ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब से जाकर के जो शिक्षा है, शिक्षा के जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी के ऊपर न देख करके, जैसा आपने कहा, मैं उस आपकी बात से सहमत हूँ कि इस हमारी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन व्यवसायीकरण को रोकने का काम
जो हमारे जो शासन प्रशासन है, इन शासन प्रशासन के लोगों को रोकने की जिम्मेदारी है कि हमें देखें कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आप देखें कि इधर एक कहा जाता है कुकुर मुत्ते की तरह से बहुत सारे जो विद्यालय ओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो उनमें वो गुणवत्ता नहीं है कि वहाँ से निकल करके अधिकांश बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकांश बच्चे देश को दशा एवं दिशा दे पाए, ऐसे वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। एक मैं जस्टिस जे एस वर्मा की रिपोर्ट की मैं बात करूँ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2012 में स्पष्ट किया था कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, 10,000 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है और वो डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम कर रहे हैं। अब इंटरमीडिएट तक के जो हमारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको एक बार पुनः विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या स्थिति है कि 30-40 साल पहले कि हर एक अभिभावक गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने को बच्चों को पढ़ाना चाहता था, अब जाकर उसका नज़रिया बदल गया है, वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहता है। एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सरकार और जो शासन के लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, न हो तो इस पर शोध करा लें कि आखिर ऐसा क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कि हमारे अभिभावकों का मोह भंग हुआ है या अभिभावकों के दृष्टिकोण जो है बदला हुआ है। ये शोध का विषय है। इस पर हमें लगता है कि विचारणीय प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है। सरकार शासन सत्ता के लोगों को जरूर सोचना चाहिए। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ देश की सरकारों को हर हाल में सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के अंदर निखार लाती है, तर्क की क्षमता पैदा करती है, वही समझ भी पैदा करती है और बिना समझ बिना तर्क के कोई भी देश अग्रसर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता है। क्या सही क्या गलत ये उसे पता होना चाहिए और ये पता तब होगा जब व्यक्ति साक्षर नहीं शिक्षित भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।